नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन शर्मा। मैं आज एक प्रश्न सीरीज लेकर आया हूँ जो प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए, प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, चाहे वो सिविल का एग्ज़ाम हो या अन्य कोई एग्ज़ाम हो। और आपके वर्तमान एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण सीरीज़ है। मैंने इसमें संविधान के ऐसे प्रश्न अटैच किए हैं जो करंट को रिलेट करते हैं, आपकी संविधान के प्रति समझ को विकसित करते हैं और आपकी समझ को विकसित करके आपको प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होने के लिए एक मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो हम चर्चा करने जा रहे हैं भारतीय संविधान की उस प्रश्न सीरीज के ऊपर। इसके पार्ट 1 की अगर बात कर रहे हैं हम, तो सबसे पहला जो प्रश्न है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा। पहला क्वेश्चन है मित्रों, पॉक्सो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट अधिनियम संबंधी वर्ष कौन सा है? इस अधिनियम से संबंधित वर्ष कौन सा है? इसका उत्तर है 2012। इसका जो आंसर है वो है मित्रों 2012। तो यहाँ पे 2012 इसका उत्तर होगा। अब इसका हिंदी आपको पता होना चाहिए कि क्या है। लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों का संरक्षण अधिनियम। लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों का संरक्षण अधिनियम। देखिए, लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों का संरक्षण अधिनियम। सामान्यतया इसमें यही प्रश्न पूछा जाता है, ये कौन से अधिनियम को, कौन से वर्ष को बिलोंग करता है? तो इसका उत्तर है 2012। 2012 का ये अधिनियम है। ये आपको ध्यान रहना चाहिए, बहुत चर्चा का है ये इस तरह से पॉक्सो, POCSO यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। यहाँ पे हम बेसिक की बात कर रहे हैं किसी प्रश्न के बारे में, तो उसके बारे में जो महत्वपूर्ण होगा उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। मित्रों, जनजाति होती है ST शेड्यूल ट्राइब और अनुसूचित जाति होती है SC शेड्यूल कास्ट। तो भारत की लोकसभा में अनुसूचित जाति व जनजाति की सीटों की, आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? SC की जो सीटें हैं वो तो हैं 84 और ST की जो सीटें हैं वो सीटें हैं 47। कितनी? 47। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 330 में ST SC के आरक्षण का विस्तृत वर्णन किया गया है। 84 सीटों में से सबसे ज़्यादा किस स्टेट से आती हैं? ये आती हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से 17 सीटें आती हैं। ST की लोकसभा में 47 सीटें आरक्षित हैं। इसमें से 47 में से सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश से आती हैं 6 सीटें। मध्य प्रदेश से कितनी सीटें आती हैं? 6 सीटें। अगर सिविल के एग्ज़ाम की स्टेट की बात करें तो यहाँ पे राजस्थान की बात करें तो 84 में से राजस्थान की SC की सीटें हैं 4 और ST की सीटें हैं 3। तो यहाँ पे ST की तो कितनी है? 3 और SC की कितनी है? 4 सीटें आरक्षित हैं। नेक्स्ट, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान की विधानसभा में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रमशः कितनी सीटें आरक्षित हैं? यानी राजस्थान की विधानसभा में सीटें देखिए पहले तो आप। राजस्थान की विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? राजस्थान की विधानसभा में सीटों की संख्या है मित्रों 200। राजस्थान की विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 200। 200 में से SC की कितनी है और ST की कितनी हैं? SC की सीटों की बात अगर हम करें तो यहाँ पे ये सीटें हैं 34 और ये सीटें हैं 25। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इम्तिहान की दृष्टि से ये आरक्षण संबंधी प्रश्न सामान्यतः पूछे जाते रहते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। राजस्थान से लोकसभा की 25 सीटों में, राजस्थान से लोकसभा की 25 सीटों में, यानी राजस्थान की में लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं? 543। इसमें से राजस्थान की कितनी हैं? राजस्थान की 25 सीटें। 25 में से ST की कितनी हैं और 25 में से SC की कितनी हैं? ST की सीटों की अगर आप बात करो तो ये हैं 3 और ये हैं 4।
ये हैं 3 और ये हैं कितनी 4 सीटें आरक्षित हैं। ये रिजर्वेशन इसमें जो है वर्णित है। तो यहाँ पे अगर इस प्रश्न को देखें तो यहाँ पर उत्तर हो गया 34, 25 और यहाँ पर जो उत्तर होगा वो होगा 3 और 4। यहाँ पर क्या होगा 3 और 4। इससे पहले वाले प्रश्न में मैं आपको उत्तर नहीं लगाया था मैंने 84, 47, ये इसका 84, 47। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। राष्ट्रीय व राज्य निर्वाचन आयोग क्रमशः अध्यक्ष सहित कितने सदस्यों का आयोग है? कितने सदस्य आयोग है? राष्ट्रीय व राज्य निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय और राज्य, राष्ट्रीय और राज्य। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 और इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई राजस्थान में 1994। 1 जुलाई 1994, 1 जुलाई 1994 को इसकी स्थापना हुई थी। अब देखिए राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग में एक तो होता है अध्यक्ष, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग में एक तो होता है अध्यक्ष प्लस 2 होते हैं सदस्य, मतलब कुल हो गया 3। अब आप कहेंगे अध्यक्ष नहीं, इसको बोलते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त और इसको बोलते हैं 2 होते हैं अन्य निर्वाचन आयुक्त। तो एक तो ये सही मिल गया हमको। और राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें तो राज्य निर्वाचन आयोग 1 सदस्यीय आयोग है। अगर हम बात करें राजस्थान की तो 1 सदस्य निर्वाचन आयोग है। तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, तो उत्तर हो गया 3 और 1। उत्तर कितना हो गया 3 और 1। तो इस प्रकार से हम यहाँ बात कर रहे हैं राष्ट्रीय और राज्य निर्वाचन आयोग क्रमशः अध्यक्ष सहित, इसमें तो अध्यक्ष ही होता है, सदस्य होता ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह वर्तमान में कौन से राज्य से सांसद हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह वर्तमान में कौन से राज्य से सांसद हैं? यहाँ पे डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये हम किसकी बात कर रहे हैं? हमारे पूर्व प्रधानमंत्री की, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री किस राज्य से सांसद हैं? ये हैं राजस्थान से सांसद हैं। यानी कार्यकाल जब, जैसे राजस्थान में बीजेपी के जो अध्यक्ष थे पहले मदन लाल सैनी थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके पश्चात बचे हुए कार्यकाल के लिए चुनाव हुआ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ वो जो चुनाव हुआ वो शेष कार्यकाल के लिए हुआ। यानी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा का सदस्य यदि कार्यकाल के दौरान, और भी हैं, कार्यकाल के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है तो शेष कार्यकाल के लिए चुनाव होता है। तो मान लो राजस्थान की विधानसभा, राजस्थान से कोई राज्यसभा का सांसद था, राज्यसभा से सांसद था, तो शेष कार्यकाल के लिए वो बने थे। पूर्व प्रधानमंत्री ये शेष कार्यकाल के लिए बने थे। हमारा उत्तर यहाँ पर डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये कहाँ से हैं? ये राजस्थान से हैं, राज्यसभा के सदस्य। नेक्स्ट, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन होता है, मनोनयन तो होता है मित्रों 3 वर्ष बाद और निर्वाचन जो होता है वो होता है 2 वर्ष बाद। यानी अगर निर्वाचन की बात करें तो राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन प्रति 2 वर्ष बाद होता है, 1/3 सदस्य मनोनीत होते हैं। जबकि मनोनीत सदस्य जो होते हैं, मनोनीत जो सदस्य होते हैं, इनका मनोनयन 3 वर्ष के पश्चात होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, अलग तथ्य है, हम सामान्यतः 2 वर्ष ही पढ़ते हैं। चलो आप ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है पूर्व गर्भाधान एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक संबंधी कौन सा वर्ष है? पूर्व गर्भाधान एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक संबंधी कौन सा वर्ष है? इसको रिलेट करने वाला जो ईयर है वो है 94। इसमें भी 2 कानून है, एक तो गर्भ में क्या है इस बात को जानना, पहला अपराध, और दूसरा अपराध है जानने के पश्चात उस गर्भस्थ शिशु को समाप्त करना, उसको खत्म कर देना। ये यहाँ पे 2 अपराध हैं, दोनों से संबंधित ये 94 का ही वर्ष है। केवल आपको ये बात ध्यान रखनी है, ये टेक्निकल एंगल से इतना ही महत्वपूर्ण है। 1994, 94। आगे बढ़ेंगे। देखिए वर्ष 2018 के प्रावधानों के तहत कितने वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं से बलात्कार के दोषियों को मौत की सजा का प्रावधान
किया गया है। मौत की सज़ा का प्रावधान किया गया है, ये 2018 के में बना जो नियम है उसके अनुसार, ये यहाँ पे 2018 में जो बना नियम है उसके अनुसार यहाँ पे लिखा गया है 12 वर्ष। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय टीकाकरण जो दिवस होता है ये मनाया जाता है मित्रों 16 मार्च को। ये आपको ध्यान रहना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है ये प्रश्न एग्जाम में आए, क्योंकि अभी टीकाकरण अभियान चल रहा है कोरोना वायरस डिजीज के लिए। यहाँ पे कोविड-19 को समाप्त करने के लिए टीकाकरण का जो अभियान चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर राज्य सरकारें चला रही हैं, ऑफिसेज में चल रहा है, हर जगह चल रहा है। तो यह है कोरोना वायरस डिजीज, इसका पूरा नाम भी याद रहना चाहिए आपको, कोरोना वायरस डिजीज 19। ये 19 क्यों, क्योंकि 2019 में ये बीमारी आई थी, ये महामारी आई थी, ये वायरस आया था। नेक्स्ट इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को। 5 सितंबर को होता है शिक्षक दिवस, 11 नवंबर को होता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का बर्थडे आता है, और ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम जी का जन्म दिवस आता है। तो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है करंट एग्जाम्स के लिए, राजस्थान में भी। राजस्थान में चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है। राजस्थान में चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है। ये जो नंबर है ये है मित्रों 1098। राजस्थान में चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098। चलो आगे बढ़ेंगे। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग कब गठित हुआ। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग कब गठित हुआ था। इसका डेट है 23 फरवरी 2010। 23 फरवरी 2010। उसके बाद है राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जिसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। इसका कार्यकाल कितना होता है, इसका जो टर्म है वो कितना होता है, 3 वर्ष होता है। यह आयोग का कार्यकाल, इसमें 2 प्रश्न समाहित हो गए। एक तो राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग कब बना था, कितने वर्ष का कार्यकाल होता है, 3 वर्ष का। एक इसके संगठन में कितने होते हैं, एक तो होता है अध्यक्ष और 6 होते हैं इसमें मेंबर। एक तो होता है अध्यक्ष, 6 होते हैं इसमें सदस्य। नेक्स्ट इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किसे किन्हें अभिलेख न्यायालय माना गया है। अभिलेख का तात्पर्य होता है रिकॉर्ड। अभिलेख से तात्पर्य होता है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड कोर्ट माना जाता है, रिकॉर्ड कोर्ट के रूप में आइडेंटिफाई किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 129 में और हाई कोर्ट को आर्टिकल नंबर 215 में रिकॉर्ड कोर्ट माना जाता है, अभिलेख न्यायालय माना जाता है। तो भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किसे किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है, रिकॉर्ड कोर्ट माना जाता है। तो यहाँ पे उच्चतम न्यायालय को और उच्च न्यायालयों को, तो उच्च न्यायालयों का तो कौन सा अनुच्छेद है 215, और उच्च न्यायालय का कौन सा है, ये उच्चतम न्यायालय का 129। अब आप कहेंगे रिकॉर्ड का मतलब क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो डिसीजन सुनाते हैं, जो निर्णय सुनाते हैं, एक निश्चित समय के पश्चात वो रिकॉर्ड के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो रिकॉर्ड बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, रिकॉर्ड बन जाते हैं। एक निर्धारित समय के पश्चात उन पर कोई आपत्ति प्रकट नहीं कर सकता, अन्यथा वह व्यक्ति दंड का भागी होता है। नेक्स्ट उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है किसके द्वारा, संसद के द्वारा। सिंपल सा प्रश्न है, किसके द्वारा, ये भारत की संसद के द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों का निर्धारण किया जाता है। इनके जो वेतन भत्ते होते हैं उनको डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। निम्नलिखित में से किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई है। किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई है, ये देखो सार्वजनिक उद्यमों के मामले में है, सरकारी आश्वासनों के मामले में, आंकलनों के बारे में है, अल्पसंख्यकों के बारे में नहीं है। एक विशेष तथ्य है, आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद है संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है।
संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के आयोजन का प्रावधान है। राष्ट्रपति के द्वारा आयोजन किया जाता है। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के ऊपर संयुक्त बैठक का आयोजन नहीं होता है। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के ऊपर संयुक्त बैठक का आयोजन नहीं होता है। और अनुच्छेद 118 के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 118 अनुच्छेद 118 के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति के बारे में प्रावधान लिखा गया है। सबसे पहले करेंगे लोकसभा का अध्यक्ष, अध्यक्ष नहीं हो तो उपाध्यक्ष, और उपाध्यक्ष नहीं हो तो राज्यसभा के उपसभापति के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। तो यहाँ पे अभी जो प्रश्न है इसमें उत्तर होगा लोकसभा का अध्यक्ष। अनुच्छेद 118 के अंतर्गत इसका क्रम वर्णित है। लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का, क्षमा चाहता हूं, राज्यसभा का उपसभापति, उपसभापति, इनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। अब तक 3 बार संयुक्त बैठक का आयोजन हुआ है। 1961, 1978, 2002 दहेज कानून, बैंकिंग सुधार, आतंक निरोधी अध्यादेश। चलो वो एक अलग तथ्य है, आप ध्यान रखें, इस बात को नोट कर लें, समझ लें। आगे बढ़ेंगे। सर्वसहमति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे। सर्वसहमति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे। सर्वसहमति से कौन निर्वाचित हुए थे भारत के राष्ट्रपति की अगर बात करें तो सर्वसहमति से निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। सर्वसहमति, इसको आप कह सकते हैं निर्विरोध। निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? तो थे नीलम संजीव रेड्डी। आप इसको ध्यान रखें, नीलम, नीलम जो अंगुली में पहनते हैं, तो नीलम मतलब एक तरह से बेहतरी, तो ये व्यक्ति बेहतर थे, ऐसे याद रखने के लिए है, कोई तथ्यात्मक आंकड़ा नहीं है। तो नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा अभिभाषण तैयार किया जाता है। अभिभाषण का वर्णन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 86 और 87 में है। और राष्ट्रपति अभिभाषण के तहत सरकार की अचीवमेंट्स को, उपलब्धियों को, सरकार की कार्यप्रणाली को, उपलब्धियों को, श्रेष्ठताओं को गिनाता है, जो कि मंत्रिमंडल के द्वारा, सेंट्रल कैबिनेट जो है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा, इस प्रश्न के अनुसार मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। इसके पश्चात धन्यवाद भाषण होता है। नेक्स्ट, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट, विधानसभा के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय कौन करता है? उसके बारे में फाइनल डिसीजन कौन करता है? ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। विधानसभा में तो कौन होगा? राज्यपाल। और अगर बात करें संसद की, तो संसद का अगर ये प्रश्न आता है तो उत्तर होगा कौन? राष्ट्रपति। तब क्या उत्तर होगा? तब उत्तर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी होता है? राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी होता है। देखो कौन कौन है यहाँ पे? राज्य सरकार। दूसरा कौन है? स्थानीय शासन। इसको स्वशासन बोलना चाहिए। स्थानीय स्वशासन के लिए बीच राजस्व बंटवारे के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? राज्य वित्त आयोग। राजस्थान राज्य वित्त आयोग की स्थापना या इसकी कार्यप्रणाली की शुरुआत 1 अप्रैल 1995 को हुई थी। इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे मित्रों के गोयल, के गोयल, कृष्ण कुमार गोयल। और 73वें और 74वें संविधान संशोधन के पश्चात इनकी स्थापना हुई थी। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के प्रावधानों के तहत इनकी स्थापना हुई थी राज्य वित्त आयोग की। और ये क्या करता है? जो टोल टैक्स होता है उससे जो आय होती है, उससे जो आय होती है वो राज्य सरकार और स्थानीय शासन के मध्य किस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। ध्यान रहे, दैट इज ओनली ए एडवाइजरी बॉडी। ये एक सलाहकारी संस्था के रूप में काम करता है, एक एडवाइजरी बॉडी के रूप में काम करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन तृणमूल लोकतंत्र से, तृण यानी जड़, जड़ मूल लोकतंत्र से संबंधित है? पंचायती राज पद्धति, स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। यानी स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज, 5 व्यक्तियों का राज। तो स्थानीय स्वशासन होता क्या है? स्थानीय लोगों की समस्याओं का समाधान स्थानीय तरीके से, स्थानीय स्तर पर स्थानीय प्रतिनिधियों के माध्यम से समाधान करने वाला शासन स्थानीय स्वशासन कहलाता है। लोकल लोगों की लोकल समस्याओं का समाधान लोकल तरीके से, लोकल लेवल पर लोकल प्रतिनिधि के माध्यम से लोकल सॉल्यूशन करने वाला जो शासन होता है उसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। आपका गांव है, बिजली और पानी नहीं आते, सड़क टूटी पड़ी है, तो उसकी व्यवस्था कौन करेगा? उसकी व्यवस्था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी। यानी न तो प्रधानमंत्री सुनेंगे न मुख्यमंत्री सुनेंगे। हाँ, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा
प्रतिपादित, स्थापित, संचालित की गई योजनाओं के तहत भले उसका समाधान हो जाए, लेकिन प्रधानमंत्री आपकी बात को, गांव की बात को नहीं सुनेंगे। उन्होंने माध्यम बनाया किसको? स्थानीय स्वशासन को, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, जो 73वें संशोधन के माध्यम से और 74वें संशोधन के माध्यम से क्रमशः ग्रामीण और नगरीय स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की गई है। इसमें 3-3 टायर होते हैं: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद गांव में, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम शहर में होते हैं। हर राज्य में अलग अलग प्रावधान है, कहीं 1 स्तर का पंचायती राज है, कहीं 2 स्तर का है, कहीं 3 स्तर का है, कहीं 4 स्तर का है। लेकिन इसका जो आदर्श मॉडल है, वो आदर्श मॉडल जो 73वें 74वें संशोधन के तहत स्थापित हुआ, वो 3 स्तर का मॉडल है। नेक्स्ट, जिले की आंख व कान कौन होता है? जिले में होने वाली घटनाओं को कौन देखता है? उन गतिविधियों को कौन सुनता है? आंख कान, ये बड़ा एक ऐसा प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ है, ये किसी पटवारी के एग्जाम में। ये होता है कौन? जिला कलेक्टर। जिला कलेक्टर, जिला कलेक्टर होता है। नेक्स्ट, क्योंकि जिले की घटनाओं को देखता हो, जिले की इवेंट्स को वो देखता है। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में संभागों की संख्या कितनी है? 7। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, ये सबके लास्ट में बना था 2005 में। ये सबके अंत में बनने वाला संभाग है, सबके बाद में बना हुआ संभाग है, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हिंदू विवाह अधिनियम 1955, बिल्कुल ठीक है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, दिस ऑल्सो राइट। 73वां संविधान संशोधन शहरी, शहरी नहीं, यहां पे होगा ग्रामीण। शहरी नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे? ग्रामीण। तो 73वां संविधान संशोधन शहरी क्षेत्रों यानी ग्रामीण क्षेत्र होना चाहिए, तो ये गलत है। तो यहां पे इस प्रश्न का उत्तर ये निकलकर सामने आया। आगे बढ़ेंगे, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जन्म और मृत्यु संबंधी वर्ष कौन सा है? जन्म और मृत्यु संबंधी वर्ष कौन सा है? तो यहाँ पे इनकी मृत्यु होती है 1956 में, जन्म होता है 1891 में, महू में हुआ था, मध्य प्रदेश में। ये 14 अप्रैल और ये 6 दिसंबर 1955 में इन्होंने 5 लाख, लगभग 5 लाख व्यक्तियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। किस समिति की सिफारिशों को आधार मानकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सुनिएगा, भारत के मूल संविधान में तो कर्तव्य थे ही नहीं। इन द मेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर वर नॉट एनी फंडामेंटल ड्यूटी। पहली बार 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 क में, अनुच्छेद 51 क में, कौन से अनुच्छेद में? 51 क में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। इस समिति के द्वारा 8 कर्तव्यों की सिफारिश की गई थी, बाद में 2 कर्तव्य और जोड़े गए। तो यहाँ पे सरदार स्वर्ण सिंह समिति इससे संबंधित है, आपको ध्यान रहना चाहिए, कर्तव्य का भी ध्यान रहना चाहिए। मूल संविधान में कोई कर्तव्य नहीं था, पहली बार 10 जोड़े गए और बाद में 86 संशोधन के द्वारा 2002 में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के माता पिता व संरक्षकों का यह कर्तव्य निश्चित किया गया कि वे अपने बच्चों की अनिवार्य शिक्षा का प्रबंधन करेंगे। तो ये यहाँ पे जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, और वर्तमान में कर्तव्यों की संख्या है 11। आगे बढ़ेंगे। वह कौन सा उपराष्ट्रपति था जिसका देहांत अपने कार्यकाल के दौरान हुआ? ये हैं के कृष्णकांत। कौन है? के कृष्णकांत। कार्यकाल के दौरान उनका निधन हो गया था। और प्रधानमंत्री कौन है जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ था? वो हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। और सबसे पहले राष्ट्रपति कौन है जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ था? वे थे जाकिर हुसैन। कौन थे? जाकिर हुसैन, जिनकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। तो इसका उत्तर है के कृष्णकांत। ये 2002 की बात है। भारतीय संविधान में 44वें संशोधन के पश्चात मूल अधिकारों की संख्या है। भारतीय संविधान में 44वें संशोधन के पश्चात मूल अधिकारों की संख्या कितनी? मूल अधिकारों की संख्या ये है 6।
पहले ये संख्या कितनी थी? अगर पहले बात करें तो पहले संख्या कितनी थी? 7। पहले मूल अधिकारों की जो संख्या थी वो कितनी थी मित्रों? ये संख्या थी 7। और अभी वर्तमान में ये संख्या कितनी है? वर्तमान में ये संख्या है 6। ध्यान रखना चाहिए। तो मूल संविधान में 7 थी। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना देगा 44 से संशोधन के द्वारा 1978 में इसको बदल करके कानूनी अधिकार के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। तो अनुच्छेद 31 से संपत्ति के अधिकार को हटा के 300 का में कानूनी रूप दे दिया गया। यानी पहले आप संपत्ति रखने का अधिकृत अधिकार रखते थे, अब आपके पास वो अधिकार कानूनी अधिकार है। इस प्रकार से आज हमने प्रश्नों की सीरीज के पार्ट 1 की चर्चा की। नेक्स्ट पार्ट हम अगले टाइम जब भी करेंगे पार्ट 2 आगे पढ़ेंगे। अब इसके पश्चात पार्ट 2 के ऊपर हम काम करेंगे। थैंक यू दोस्तों।